हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 में अपनी साइंस बुक का लेसन 2 देखने चल रहे हैं और इसका नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। तो बच्चों, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि मानव ने अपने लिए ज़रूरत के हिसाब से क्या क्या चीज़ें बना ली हैं। तो मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता, इसके अलावा उसके कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। पहले मैं आप लोगों को एक स्मार्ट क्लास के थ्रू इसका पूरी जर्नी दिखाता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे इसके क्वेश्चन आंसर पे। इसके क्वेश्चन आंसर करने के पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में हमारे लिए क्या क्या है। बच्चों, हम लोग प्राकृतिक संसाधन पढ़ ही चुके हैं। तो प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो कि प्रकृति हमें उपहार स्वरूप देती है और फिर आदमी अपनी उपयोगिता के अनुसार उसे अपने हिसाब से ढाल लेता है। तो मान लीजिए ये जो पेड़ पौधे हैं ये सारे हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं और मानव फिर उन्हीं से अपने जरूरत की चीजें बना लेता है। जैसे किसी लकड़ी से वो बना लेगा कुर्सी, इसके अलावा वो मेटल से बना लेगा अपने लिए बर्तन, इसके अलावा भेड़ के बालों से बना लेगा अपने लिए कपड़े। तो ये सारी मैन मेड थिंग्स हो जाएंगी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये प्रकृति निर्मित चीजें हैं, जैसे वृक्ष है, मिट्टी है, गाय है, नदी है। ये सामग्री हमारी प्रकृति से खुद से मिली हुई है। लेकिन मानव निर्मित चीजों में क्या आएंगी, जैसे साइकिल है, प्लास्टिक की बाल्टी है, ईंट का घर है, सिरिंज है। ये सारी चीजें मानव ने खुद से बनाई हुई हैं। ठीक है। फिर इसी तरह वस्त्र में आप देख सकते हैं कि प्रकृति ने हमें जैसे ये कपास दिया, इसके अलावा भेड़ के बाल दिए। इनसे हम लोगों ने क्या बना लिया, पहले धागे बना लिए और उन्हीं धागों से हम लोगों ने ये कपड़े बनाए। ठीक है। लेकिन प्राकृतिक रेशों के अलावा इंसानों ने अपने लिए कुछ खुद से ही संश्लेषित रेशे बनाए जो प्रयोगशाला में बनाए गए। तो प्रयोगशाला में बने हुए कैसे के, जैसे नायलॉन है, टेरिलीन है। तो इन सब से भी धागे बनाए गए और इनको मिलाकर भी कुछ कपड़े बनाए गए। बच्चों, आप क्रिकेट खेलते हुए जो खिलाड़ी होते हैं उनके कपड़े देखे होंगे, तो वो सारी चीज़ों में आपको संश्लेषित रेशे मिलेंगे जिससे उनका पसीना आसानी से सूख जाए। ठीक है। फिर है हम लोग इसी तरह भवन निर्माण में देख सकते हैं कि यहाँ पे ईंट, सरिया, सीमेंट, बालू, ये सारी चीजें मिलाकर इंसानों ने अपने लिए घर बना लिया। अच्छा, आप जानते हो कि इसमें पानी का छिड़काव क्यों करते हैं? तो जब हम लोग पानी का छिड़काव करते हैं तो सीमेंट में सुई के समान रवे क्रिस्टल बनते हैं। ये क्रिस्टल आपस में गुथ कर सीमेंट को पत्थर जैसा कठोर और मजबूत बना लेते हैं। इसीलिए इनमें पानी का छिड़काव किया जाता है। अब हम देखते हैं प्लास्टिक के बारे में। तो प्लास्टिक क्या होता है बच्चों? प्लास्टिक को ये बहुलक होता है। आप ये जंजीर देख रहे हैं ना, इसी जंजीर की तरह ही इसके छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं। ये कण आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ के एक बड़ी सी श्रृंखला बना लेते हैं इस जंजीर की तरह। और उन्हीं से फिर हम लोग तरह तरह के प्लास्टिक के सामान जैसे बाल्टी, टूथब्रश, ये ग्लास, ये सारी चीजें भी बना लेते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है प्लास्टिक भी दो तरह की होती है। एक होती है थर्मोप्लास्टिक और एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो होती है उसे हम लोग बार बार गर्म और ठंडा कर सकते हैं। आपने एक बार गर्म किया, उसे नया शेप दिया, फिर उस ठंडा करके फिर दोबारा गर्म किया, दूसरा शेप दे दिया। तो इन्हें बार बार पिघलाकर नया रूप दे सकते हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, जैसे यहाँ पे आप कुकर का हैंडल देख रहे हैं, इन्हें केवल एक ही बार इनका रूप दिया जा सकता है, बार बार इन्हें सेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो इनका यूज किया जाता है कैसे, बैकेलाइट स्विच में मेलामाइन। ये दोनों क्या हो गए कि ये दोनों आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। आगे हम देखते हैं हमारे जीवन में इन प्लास्टिक के कितने रूप हैं। तो उसी प्लास्टिक से हम लोग पॉलीथीन बनाते हैं। इसी तरह जो टेफलॉन होता है, जो नॉन स्टिक वाले बर्तन आते हैं जिसमें तेल और जल नहीं चिपकता है, उसे हम लोग बना सकते हैं, वो भी एक तरह की प्लास्टिक है। एक्राइलिक होता है, इससे कार और ट्रकों की खिड़कियां बनाते हैं। और थर्माकोल तो आप जरूर जानते होंगे। थर्माकोल हम लोग जो भी आपके यहाँ फ्रिज आती होगी, टीवी आती होगी, तो उसके चारों तरफ ये लगा हुआ होता है, इसे स्टायरोन बोलते हैं। और फिर बैकेलाइट तो होता ही है, बैकेलाइट से बिजली के प्लग और कंघी वगैरह बनाई जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रकृति और प्लास्टिक। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे प्रकृति के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारे लिए उपयोगी तो बहुत है, लेकिन चूंकि इसको नष्ट होने में हजारों साल लग जाते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए एक प्रदूषक का कार्य करती है। कैसे? जैसे किसी सब्जी या फल के छिलके को नष्ट होने में 1 से 2 सप्ताह लगते हैं। कागज को आप जमीन में छोड़ दीजिए, 10 से 30 दिन में नष्ट हो जाएगा। सूती कपड़ा 2 से 5 महीने में। लकड़ी 10 से 15 साल में नष्ट हो जाती है। टिन एल्युमिनियम भी 100 से 500 वर्षों में खत्म हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक की थैलियाँ हजारों साल तक नहीं खत्म होती हैं। तो जब ये खेतों में पड़ जाएंगी, मान लीजिए खेत में यहाँ एक प्लास्टिक पड़ गई, तो ना इसके नीचे पानी जा पाएगा, ना कोई पेड़ लगा होगा तो उसकी जड़ें जा पाएंगी। तो ये हमारे लिए एक प्रदूषक का कार्य करता है। अब आते हैं हम लोग कांच पे। तो कांच क्या है? कांच ठोस नहीं, एक द्रव होता है। तो कांच कोई यौगिक नहीं है, बल्कि धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण है। इसे अतिशीतित द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कांच हमारा ठोस नहीं, एक अतिशीतित द्रव होता है। अब कांच होते कितने प्रकार के हैं?
एक तो साधारण कांच होता है, साधारण या मृदु कांच से हम लोग बोतल, खिड़की बनाते हैं, और इसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट मुख्य तत्व होता है। इसमें आप चूना पत्थर और सिलिका मिलाते हैं तो हमारा साधारण कांच बन जाता है। अगर आपको बनाना है कठोर कांच जो कि प्रयोगशाला में या गर्म करने के लिए प्रयोग करना है, तो उसके लिए हम लोग पोटेशियम कार्बोनेट का मुख्य तत्व यूज करेंगे, उसके साथ चूना और सिलिका मिलाएंगे तो कठोर कांच और मृदु कांच। फिर आता है आपका एक फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच आप लोग देखे होंगे प्रिज्म में, चश्मे के लेंस में यूज किया जाता है। इसमें बोरिक एसिड का मिश्रण यूज करते हैं। ठीक है। अब आप देख सकते हैं बच्चों, आपने देखा होगा कई लोगों के जो चश्मे होते हैं वो धूप में जाते हैं तो काले हो जाते हैं, और जब वो फिर अंधेरे में आते हैं या फिर ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं होती तो सफ़ेद हो जाते हैं। उसका मुख्य कारण होता है सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड मतलब AgI, जब ये धूप में जाते हैं तो वो यहाँ पे ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो एक साथ होके बॉन्ड बना लेते हैं, और बॉन्ड बना के ये काला रंग देते हैं। जब भी ये अंधेरे में आते हैं तो वहाँ पे सिल्वर और आयोडाइड अलग अलग हो जाते हैं, तो इनके अलग होने से बॉन्ड टूट जाता है और ये सफ़ेद रंग का दिखाई देने लगता है। अब देखते हैं हम लोग कांच में बहुत सारे रंग के कांच आप लोगों ने देखे होंगे। अगर उसमें नीले रंग का वो कांच है तो उसमें कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाया गया होगा। इसी तरह अगर गहरे हरे रंग की कोई बॉटल है तो उसमें क्रोमियम ऑक्साइड मिलाया गया होगा, और हल्के नीले रंग के लिए फेरिक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और अगर उसका रंग पीला है तो उसमें सीरियम या क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाया जा सकता है। अब अगला टॉपिक है मृत्तिका, जो कि हमारी किताब में दिया गया है। तो बच्चों सबसे पहले चिकनी मिट्टी को गूंथ लिया जाता है, गूंथने के बाद उसको एक आकार देते हैं, और आकार देने के बाद उसे आग में पकाते हैं। तो पकाने के बाद इसी को मृत्तिका कहते हैं। हमारी बुक में एक और चीज़ दी गई है, साबुन और अपमार्जक। तो ये होते क्या हैं, वनस्पति तेल के साथ जब सोडियम और पोटेशियम के इनके लवण बनाए जाते हैं तो इसी को कहा जाता है साबुन। तो साबुन और अपमार्जक में बच्चों क्या अंतर होता है, अपमार्जक मतलब होता है डिटर्जेंट पाउडर, जो आप डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हैं। तो साबुन क्या करता है, ये कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है, लेकिन जो डिटर्जेंट पाउडर होता है वो कठोर जल के साथ खूब ज़्यादा झाग देता है, जिसकी वजह से कपड़े भी आसानी से धोए जा सकते हैं। ठीक है। इसीलिए डिटर्जेंट को ही असली अपमार्जक कहा जाता है, जो खारेपन को खत्म कर देता है। चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो थर्माकोल का दूसरा नाम क्या होता है, तो थर्माकोल का दूसरा नाम स्टायरोन होता है। दूसरा है, पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है, पौधों का मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन होता है, सर्वाधिक जरूरत नाइट्रोजन की होती है। अगला है, फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच किस कलर का हो जाता है, तो हल्के नीले रंग का हो जाएगा। फिर है, खिड़कियों में जो कांच प्रयोग होता है वो कौन सा होता है, साधारण या मृदु कांच होता है। लैब में यूज होने वाला कठोर कांच होता था। फिर निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, तो ये सही है। फिर है, रेयन प्राकृतिक रेशा है, तो गलत है, ये संश्लेषित रेशा है। फिर है, सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं, तो ये सही है। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, तो नहीं, इसका यूज जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, सही, अगर यहाँ पे जीवाणुनाशक लिखा होता तो हमारा आंसर सही हो जाता। फिर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। कैसे, मेलामाइन का प्रयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। सूत, रेशम, ऊन प्राकृतिक रेशे होते हैं। धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणों को आंखों को बचाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किया जाता है। संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। फिर संक्षेप में उत्तर देना है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। तो जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, जैसे मिट्टी, जल, खनिज, पेड़ पौधे आदि, उन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा अपनी बुद्धि और कौशल से कारखानों में तैयार की जाती हैं, जैसे प्लास्टिक, कांच, साबुन आदि, इन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। तो साधारण या मृदु कांच, कठोर कांच, फ्लिंट या प्रकाशी कांच और फोटोक्रोमिक कांच, ये सारे हो गए कांच के प्रकार। अगला है, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्राइलिक और बेकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। तो यहाँ मैंने बता दिया है, पॉलीथीन का उपयोग थैलियां बनाने में करते हैं, टेफ्लॉन का नॉन स्टिक बर्तनों पर परत चढ़ाने में, एक्राइलिक का यूज होता है कार और ट्रकों की खिड़कियां बनाने में, और बेकेलाइट का यूज बिजली के प्लग और स्विच बनाने में किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो साबुन वनस्पति तेल और सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है और यह कठोर जल के साथ झाग नहीं देता, जबकि अपमार्जक डिटर्जेंट पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से बनते हैं और ये कठोर जल के साथ आसानी से झाग दे देते हैं। अगला प्रश्न है, मृत्तिका क्या है। तो उच्च ताप पर भट्टी में पकाए गए मिट्टी के बर्तनों या सामानों को ही मृत्तिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं। तो मानव द्वारा निर्मित रेशे जैसे नायलॉन, टेरिलीन, पॉलिस्टर आदि को जो प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि रासायनिक प्रक्रियाओं से बनाए जाते हैं, उन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं।
अगला प्रश्न है, स्तंभ का के अधूरे वाक्यों को स्तंभ खा की सहायता से पूरा कीजिए। तो इसे मिला दिया गया है। मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। फिर है, मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का उपयोग किया जाता है। फिर है, सीमेंट के नए प्लास्टर पर पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। रेयान रेशों को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश आदि का प्रयोग, जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट का प्रयोग और फसल चक्र अपनाना जैसे उपाय किए जा सकते हैं। आगे है, धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसका आंसर होगा, धूप के चश्मों में फोटोक्रोमिक कांच होता है जो सूर्य की तेज रोशनी और हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी आंखों की रक्षा करता है। अगला है, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? तो संश्लेषित रेशे बहुत कम पानी सोखते हैं, इसलिए इनसे बने वस्त्र सूती वस्त्रों की तुलना में जल्दी सूख जाते हैं। और आखिरी प्रश्न है, जैव निम्नीकरणीय एवं जैव अनिम्नीकरणीय में अंतर लिखिए। तो जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं द्वारा आसानी से नष्ट या अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय कहते हैं, और जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से नष्ट नहीं होते उन्हें जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे अगला वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।